अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपने चैनल पर CS11 इंट्रोडक्शन टू द वेब सर्विसेज एंड डेवलपमेंट की सीरीज़ को स्टार्ट किया है और आज हम उसी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 इस वीडियो में कवर अप करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हैंड नोट्स पर और देखते हैं कि आज के वीडियो लेक्चर में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं। हैंड आउट्स पर हम आ चुके हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक कवर अप करने वाला है वो है सिंटैक्स रूल्स फॉर द एक्सएमएल डिक्लेरेशन के एक्सएमएल की डिक्लेरेशन के लिए हमें कौन कौन से सिंटैक्स रूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा द एक्सएमएल डिक्लेरेशन इज केस सेंसिटिव। एक्सएमएल की जो डिक्लेरेशन है वो केस सेंसिटिव है एंड मस्ट बिगिन विद एंगल ब्रैकेट्स क्वेश्चन मार्क एक्सएमएल, जो कि एंगल ब्रैकेट्स क्वेश्चन मार्क एक्सएमएल के सिंटैक्स से शुरू की जाती हैं। वेयर एक्सएमएल इज रिटन इन लोअर केस, जहाँ पर एक्सएमएल को लोअर केसिंग के अंदर लिखा जाता है। एक्सएमएल की डिक्लेरेशन केस सेंसिटिव है, जो कि एंगल ब्रैकेट्स क्वेश्चन मार्क एक्सएमएल के सिंटैक्स से शुरू की जाती है। वेयर एक्सएमएल इज रिटन इन लोअर केस, ठीक है, जहाँ पर एक्सएमएल लोअर केसिंग के अंदर लिखा जाता है। इफ़ द डॉक्यूमेंट कंटेन्स एक्सएमएल डिक्लेरेशन, अगर आपके डॉक्यूमेंट में एक्सएमएल की डिक्लेरेशन मौजूद हो, देन इट स्ट्रिक्टली नीड्स टू बी द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर हमें स्ट्रिक्टली इस बात पर फोकस करने के लिए कह रहे हैं कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर एक्सएमएल डिक्लेरेशन मौजूद है, तो वो एक्सएमएल डिक्लेरेशन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट की फर्स्ट स्टेटमेंट वाली जगह पर मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, एक्सएमएल डिक्लेरेशन स्ट्रिक्टली नीड्स टू बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। एक्सएमएल की जो डिक्लेरेशन है उसे एक्सएमएल डॉक्यूमेंट की फर्स्ट स्टेटमेंट वाली जगह पर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, एन HTTP प्रोटोकॉल कैन ओवरराइड द वैल्यू ऑफ इनकोडिंग। HTTP प्रोटोकॉल इनकोडिंग की वैल्यू को ओवरराइड कर देती है डाटा पुट इन द एक्सएमएल डिक्लेरेशन, जो कि आप एक्सएमएल की डिक्लेरेशन में पुट करते हैं। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है, आपने इनको पेपर के लिए प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, चलें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंटैक्स रूल्स फॉर द एक्सएमएल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एक्सएमएल एट्रीब्यूट्स के लिए हमें कौन कौन से सिंटैक्स रूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, अब लाइन बाय लाइन हम इन्हें कवर अप करेंगे। फर्स्ट रूल है हमारा एट्रीब्यूट नेम्स इन द एक्सएमएल आर केस सेंसिटिव। एट्रीब्यूट्स के नाम एक्सएमएल में केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, डैट इज href एंड href आर कंसिडर्ड टू डिफरेंट एक्सएमएल एट्रीब्यूट्स, जैसा कि ये href है और एक ये href है। ठीक है, अगर हम इन दोनों वर्ड्स को एज एन एट्रीब्यूट, ठीक है, हम अपने एक्सएमएल कोड में यूज़ करें, ठीक है, तो एक्सएमएल क्या करेगी, इस href को डिफरेंटली ट्रीट करेगी, इस href को डिफरेंटली ट्रीट करेगी। क्यों? स्पेलिंग्स की वजह से। ये तमाम तर अपर केसिंग में लिखा हुआ है और ये लोअर केसिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सएमएल ये नहीं देखेगी कि वर्ड एक है, वो ये देखेगी ये कैपिटल वर्ड्स हैं, ये स्मॉल लेटर वर्ड्स हैं। बस ये डिफरेंस होने की वजह से उसने क्या किया, इस href को एक डिफरेंट एट्रीब्यूट ट्रीट कर लिया और इस वाले href को एक डिफरेंट एट्रीब्यूट ट्रीट कर लिया। ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तो ये एग्जाम्पल आपको और क्लियरली समझ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेम एट्रीब्यूट्स कैन नॉट हैव टू वैल्यूज़ इन अ सिंटैक्स। सेम एट्रीब्यूट्स अगर किसी सिंटैक्स में मौजूद हो तो वो दो वैल्यूज़ कैरी नहीं करते। ठीक है, सेम एट्रीब्यूट्स अगर सिंटैक्स में मौजूद हो तो वो दो वैल्यूज़ को कैरी नहीं करते। ठीक है, तो फॉलोइंग एग्जांपल शोज इनकरेक्ट सिंटैक्स बिकॉज एट्रीब्यूट बी स्पेसिफाइड ट्वाइस। यहाँ पर उन्होंने हमें एक ए नाम का एक एलिमेंट एग्जाम्पल में दिया हुआ है। ये इस ए नाम एलिमेंट का स्टार्टिंग टैग है और ये इस एलिमेंट का क्लोजिंग टैग है। ठीक है, अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हमें वैल्यूज़ प्रोवाइड की गई है ना, ये तमाम तरह है एक्सएमएल के ए टैग के एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब एट्रीब्यूट्स क्या होता है, अगर कोई भी एलिमेंट हो उसके बारे में हमें कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन हमें एक्सप्लेन करनी हो तो वो एक्सप्लेनेशन हम कहाँ पर देते हैं, एट्रीब्यूट्स के अंदर। ठीक है, अब देखें यहाँ पर b इज़ इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये एक एट्रीब्यूट है, c इज़ इक्वल टू वाई, ये एक एट्रीब्यूट है, और b इज़ इक्वल टू z, ये एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, अगर कहते हैं अगर सेम एट्रीब्यूट्स किसी सिंटैक्स में मौजूद हो तो वो दो वैल्यूज़ कैरी नहीं करते। यहाँ पर सेम एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, ये b और b। ठीक है, एक जगह पर b को x वैल्यू असाइन है, दूसरी जगह पर b को z वैल्यू असाइन है। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ कैरी की एट्रीब्यूट नहीं कर सकता। अगर आपने b इज़ इक्वल टू z कर दिया तो b इज़ इक्वल टू x ना करें, अगर आपने b इज़ इक्वल टू x कर लिया तो b इज़ इक्वल टू z ना करें। ठीक है, इस मिस्टेक को आपने अपने एक्सएमएल कोड में अवॉइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एट्रीब्यूट नेम्स आर डिफाइंड विदाउट कोटेशन मार्क्स। ठीक है, जो एट्रीब्यूट के नेम्स हैं, जैसे ये एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, इसका नाम क्या है बी, ठीक है, ये कोटेशन मार्क्स के बगैर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यही बात हमें ये कह रहे हैं, यहाँ नीचे कह रहे हैं कि एट्रीब्यूट नेम्स आर डिफाइंड विदाउट कोटेशन मार्क्स, के एट्रीब्यूट्स के नाम को आपने कोटेशन मार्क्स के बगैर लिखना है। वेयर एज द एट्रीब्यूट वैल्यूज आर मस्ट अपेयर इन द कोटेशन मार्क्स। इसके बरक्स इसी एट्रीब्यूट के आगे जो वैल्यू एक्स है ना, ठीक है, वैल्यूज़ जितनी भी होंगी आपने उनको कोटेशन मार्क्स में लिखना है, एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को आपने कोटेशन मार्क्स में लिखना है। ठीक है, फॉलोइंग एग्जाम्पल डिमॉन्स्ट्रेट्स इनकरेक्ट एक्सएमएल सिंटैक्स। यहाँ पर हमें एक एक्सएमएल का इनकरेक्ट सिंटैक्स प्रोवाइड किया गया है। ये सिंटैक्स हमें क्या कहता है, ये हमारा
पूरे का पूरा एक ए एलिमेंट है। इस ए एलिमेंट का ये हमारा स्टार्टिंग टैग है और इस एलिमेंट का ए एलिमेंट का ये हमारे पास क्लोजिंग टैग है /a के साथ, ठीक है। इसके अंदर हमें एक एट्रीब्यूट प्रोवाइड किया गया है b, जिसकी वैल्यू है x। बहरहाल यहाँ पर मिस्टेक है, इस एट्रीब्यूट में क्या मिस्टेक है, नाम तो हमने विदाउट कोटेशन मार्क्स लिख दिया, ठीक है। बहरहाल जो वैल्यू थी उसे तो हमने विद कोटेशन मार्क्स लिखना था और यहाँ पर कोटेशन मार्क्स नहीं है, तो क्या हुआ, ये सिंटैक्स आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। इसको भी आपने अवॉइड करना है। यहाँ से ये जो सिंटैक्स रूल्स फॉर द XML एट्रीब्यूट्स, ठीक है, ये करने वाले हैं, इनको आप अपने पेपर के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं रिप्लेसमेंट एंटिटी, ठीक है। यहाँ पर हमें उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर उन कैरेक्टर्स की रिप्लेसमेंट एंटिटी दी हुई है। इनको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, फ़र्ज़ करें अगर आप कोई XML का कोड लिख रहे हैं और कहीं पर आपको ये ज़रूरत पेश आ जाती है कि हमने अपने कोड में लेस देन सिंबल को इंक्लूड करना है, तो अगर आप वहाँ पर डायरेक्टली लेस देन सिंबल इंक्लूड करेंगे तो XML क्या करेगी, इस सिंबल को अलाउ नहीं करेगी, वो उल्टा आपको एरर जनरेट करके दे देगी। डायरेक्टली वो इस सिंबल को सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपने अपने कोड में लेस देन साइन को इंक्लूड करना होगा, तो इस लेस देन साइन की जगह आपने इसको इसकी रिप्लेसमेंट एंटिटी के साथ एंटिटी रेफरेंस के साथ आपने इसको रिप्लेस कर देना है। और वो एंटिटी रेफरेंस क्या है, $LT:, ठीक है। जहाँ जहाँ पर आपने अपने कोड में लेस देन सिंबल यूज़ करना होगा, वहाँ वहाँ आपको $LT:, ठीक है, ये सिंटैक्स आपको लिखना पड़ेगा, ये एंटिटी रेफरेंस आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही XML $LT: को देखेगी तो वो लैंग्वेज ये समझ आएगी कि यहाँ पर जो यूज़र है वो लेस देन सिंबल को इंक्लूड करना चाहता है, तो वो ऑटोमेटिकली इस $LT: को एज अ लेस देन सिंबल ट्रीट कर लेगी। इसी तरह अगर आपने ग्रेटर दैन सिंबल को अपने कोड में इंक्लूड करना है, तो इस ग्रेटर दैन सिंबल की जगह आपने $GT: लिखना है। जहाँ जहाँ पर XML को $GT: मिलेगा तो वो इस $GT: को एज अ ग्रेटर दैन सिंबल ट्रीट करेगी। इसी तरह अगर आपने एम्परसेंट यूज़ करना है, एम्परसेंट के लिए हमें एंटिटी रेफरेंस रिक्वायर्ड है $, एपोस्ट्रॉफी के लिए $, कोटेशन मार्क्स के लिए $, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अपने MCQs के लिए प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट टॉपिक आगे हमारे आ जाता है DTT। ये DTT क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। The purpose of a DTT is to define the legal building blocks of an XML document. DTT का मेन पर्पस यही है कि वो किसी भी XML डॉक्यूमेंट के लीगल बिल्डिंग ब्लॉक्स को डिफाइन करता है। इट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर विद अ लिस्ट ऑफ लीगल एलिमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को विद अ लिस्ट ऑफ लीगल एलिमेंट्स डिफाइन करता है। DTT कैन बी डिक्लेयर्ड इन लाइन इन योर XML डॉक्यूमेंट। आप DTT को अपने XML डॉक्यूमेंट के साथ एज एन इन लाइन DTT भी डिक्लेयर कर सकते हैं और एज एन एक्सटर्नल रेफरेंस, या फिर आप इसे एज एन एक्सटर्नल रेफरेंस के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल वर्डिंग में आप इस तरह कह सकते हैं कि DTT, सबसे पहले तो हम ये देते हैं कि DTT का मतलब क्या है, ठीक है। DTT स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, मिस्टेक है यहाँ पर। DTT का मतलब ये होता है, या DTT स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, ठीक है। DTT अब देखते हैं क्या है। DTT इज़ अ XML टेक्निक यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट। DTT एक XML की एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें XML डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है। DTT XML की एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें XML डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है। और DTT एक टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट होता है जो कि .DTT एक्सटेंशन को अपने साथ कैरी करता है, ठीक है। ये डेफिनेशन आपने कर लेनी है, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है इंटरनल DTT, ठीक है। DTT के आगे मज़ीद दो टाइप्स हैं, इंटरनल DTT और एक्सटर्नल DTT। उसमें से फर्स्ट टाइप उसकी ये मेंशन हमारे पास की गई है, ठीक है, इंटरनल DTT। ये प्रैक्टिकल है हमारा, ठीक है, इसे प्रैक्टिकली हमें करना पड़ेगा। इसमें उस तरह समझने वाला कुछ नहीं है, ठीक है, थ्योरेटिकल कुछ नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल है, हम जल्दी से इसे कवर करते हैं। नोटपैड पर हम आएंगे, ओके। इसी एग्जाम्पल को हम अपने पास यहाँ पर दूसरी तरफ कवर करेंगे, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, XML लिखते हैं, क्योंकि ये जो इंटरनल DTT है ना, ये एक स्पेसिफिक XML कोड के अकॉर्डिंग लिखी गई है, ठीक है। ये नीचे हमारे पास ये वाला XML कोड है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसे लिखेंगे, ठीक है। रूट एलिमेंट से हम स्टार्ट करेंगे, ओपनिंग रूट टैग, क्लोजिंग रूट टैग, ठीक है। इसके अंदर हम तमाम तरह इसके चाइल्ड एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है।
ये हमने यहाँ पर एक्सएमएल कोड लिख दिया है। कौन सा एक्सएमएल कोड हमने लिखा है? ये वाला, ठीक है, ये वाला हमने लिखा है, ठीक है। अब देखें, ये इसका स्टार्टिंग रूट टैग है, ये इसका एंडिंग रूट टैग है, जो कि अगर हम इन दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग रूट टैग्स को मिलाएंगे तो ये पूरा का पूरा हमारा रूट एलिमेंट बन जाएगा। रूट एलिमेंट क्यों? क्योंकि तमाम तर ये जो इसके चाइल्ड एलिमेंट्स है ये इसके अंदर डिफाइंड है, इस वजह से हम इसे रूट एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। इसका हमने एक चाइल्ड एलिमेंट डिफाइन किया टू, दूसरा किया फ्रॉम, तीसरा किया हेडिंग और चौथा किया बॉडी। और क्लोज भी हमने फॉरवर्ड स्लैश टू, फॉरवर्ड स्लैश फ्रॉम, फॉरवर्ड स्लैश हेडिंग और फॉरवर्ड स्लैश बॉडी के साथ हमने इन्हें किया, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब इस एक्सएमएल के अकॉर्डिंग हमने इसका डीटीटी का सिंटैक्स हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखें, एक्सएमएल के कोड के अंदर हमारे पास ये रूट एलिमेंट मौजूद है ना, तो सबसे पहले हम रूट एलिमेंट के लिए डीटीटी का सिंटैक्स लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? एंगर ब्रैकेट्स के दरमियान एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, एलिमेंट है ना, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट हमने कैपिटल वर्डिंग में लिखा, ठीक है। आगे हमारे एक्सएमएल का जो रूट एलिमेंट है उसका नेम क्या है? स्टार्टिंग टैग का नेम क्या है? नोट, ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा नोट। फिर हमने स्पेस दी और इन पैरेंथेसिस के दरमियान हम तमाम तर ये जो एक्सएमएल का ये जो रूट एलिमेंट है, ठीक है, इसके हम तमाम तर चाइल्ड एलिमेंट्स के सिर्फ नाम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, पहला नाम यहाँ पर क्या है? टू हमने लिखा, दूसरा नाम क्या है? फ्रॉम, वो लिखा, तीसरा क्या है? हेडिंग, वो लिखा, और चौथा नाम हमारे पास नोट नामी रूट एलिमेंट के चाइल्ड एलिमेंट का क्या है? लास्ट नेम क्या है? बॉडी, वो हमने लिख दिया, ठीक है। ये देखें, ये हमने मेन स्ट्रक्चर डीटीटी का डिफाइन कर दिया सिर्फ और सिर्फ रूट एलिमेंट के लिए। वो क्या है? एंगर ब्रैकेट्स के दरमियान हमने लिखा एक्सक्लेमेशन मार्क एलिमेंट, क्योंकि ये देखें एक एलिमेंट है, ये रूट एलिमेंट है ना, इस वजह से हमने यहाँ पर लिखा एलिमेंट, आगे रूट एलिमेंट का नेम। और फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी स्पेस दी, स्पेस देने के बाद हमने ये पैरेंथेसिस लगाई, पैरेंथेसिस के अंदर हमने तमाम तर इस एक्सएमएल के रूट एलिमेंट के तमाम तर चाइल्ड एलिमेंट्स का नाम इसके अंदर हमने डिफाइन कर दिया। इसके बाद अब हम एक एक करके इसके चाइल्ड एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे। एलिमेंट्स है ना, तो सबसे पहले उसी तरह हम लिखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क कैपिटल वर्डिंग में एलिमेंट, ठीक है। कौन सा हम एलिमेंट सबसे पहले डिफाइन करना चाहते हैं? टू, ठीक है, टू हमने लिखा और आगे हम लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर हैश पीसी डेटा। अब देखें, ये हैश पीसी डेटा क्या है, ठीक है। ये तो आपको समझ में ये सिंटैक्स आ गया होगा, ठीक है। हम टू एलिमेंट को हम डिफाइन करेंगे, इस वजह से हमने लिखा एंगर ब्रैकेट्स के दरमियान एक्सक्लेमेशन मार्क एलिमेंट, आगे हमने टू, ठीक है। टू क्या है? इस रूट एलिमेंट का फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है। आगे हमने लिखा हैश पीसी डेटा पैरेंथेसिस के अंदर। अब ये हैश पीसी डेटा क्या है? अब देखें, अगर आपने पहले कोई अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, जिस तरह फ़र्ज़ करें अगर हम सी प्लस प्लस की एग्जांपल ले लें, तो वहाँ पर हमें वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होते हैं। वेरिएबल्स हमारे पास क्यों मौजूद होते हैं? जब भी हम किसी भी टाइप का डेटा स्टोर करना चाहें तो हम कहाँ पर करते हैं? वेरिएबल्स में करते हैं। अगर आपने कोई न्यूमेरिक डेटा स्टोर करना है तो हाँ, उसके लिए हमें सी प्लस प्लस में एक डेटा टाइप रिक्वायर्ड होती है जिसका नाम होता है इंट, ठीक है। अगर आपने कोई ट्रू फॉल्स वैल्यू को स्टोर करना होता है तो उसके लिए हमारे पास सी प्लस प्लस में एक डेटा टाइप रिक्वायर्ड होती है जिसका नाम होता है बूल, ठीक है। इसी तरह अगर आपने कोई स्ट्रिंग नाम का डेटा किसी वेरिएबल में स्टोर करना है सी प्लस प्लस में, तो वहाँ पर हमें एक डेटा टाइप रिक्वायर्ड होती है जिसका नाम होता है स्ट्रिंग। इसी तरह अगर ये जो डीटीटी है हमारे पास, ठीक है, डीटीटी के अंदर ये जो एक्सएमएल के हम रूट एलिमेंट के हमने आगे फर्दर चाइल्ड एलिमेंट्स को डिफाइन किया है, और इन चाइल्ड एलिमेंट्स में अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ओनली डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम डेटा टाइप यूज़ करेंगे हैश पीसी डेटा, ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट करूँगी, अगर ये जो एक्सएमएल का हमारे पास ये रूट एलिमेंट है, ठीक है, अगर इसके आगे ये जो फर्दर चाइल्ड एलिमेंट्स है, इन चाइल्ड एलिमेंट्स में से अगर हम किसी भी इसके चाइल्ड एलिमेंट में सिर्फ टेक्स्ट ओनली डेटा को स्टोर करना चाहें, तो उस टेक्स्ट ओनली डेटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पर ये हैश पीसी डेटा हमें उसके सामने लिखना पड़ेगा। ये हैश पीसी डेटा इस बात को डिनोट करता है कि ये जो आपका एलिमेंट है ये सिर्फ टेक्स्ट ओनली डेटा कैरी करता है, ठीक है। इसी तरह अब हम इसके बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स को भी डिफाइन करेंगे।
ठीक है, ये हमने इस XML के अकॉर्डिंग हमने ये इसका DTT का सिंटैक्स लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हम इंटरनल DTT लिख रहे हैं ना, तो इंटरनल DTT का मतलब ये होता है कि XML जिस फाइल के अंदर आपका XML का कोड है, उसी फाइल के अंदर आपका DTT का कोड भी मौजूद होना चाहिए। ठीक है, इंटरनल DTT का मतलब ये होता है कि जिस फाइल के अंदर आपने XML का कोड लिखा है, उसी फाइल के अंदर आपके पास DTT का कोड भी मौजूद होना चाहिए। ठीक है, बेशक दोनों कोड्स आपने एक फाइल के अंदर लिखे हैं, पर फिर भी इस XML को इस DTT के साथ लिंक करने के लिए इसी फाइल के अंदर आपको लिंक करने का सिंटैक्स भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, और वो लिंक करने का सिंटैक्स क्या है, इस DTT को इस XML कोड के साथ लिंक करने का सिंटैक्स वो क्या है। ठीक है, अब वो मैं यहाँ पर लिखने लगी हूँ। हम लिखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, आगे हम लिखेंगे डॉक टाइप लिखने के बाद हमारे XML का जो रूट एलिमेंट है उसका नाम हम लिखेंगे, जो कि है हमारे पास नोट। ठीक है, नोट लिखने के बाद हम स्पेस देंगे और यहाँ पर हम डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स, ओपनिंग और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाकर इसे हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये हमने ओपन किया। ठीक है, ये हमारा लिंक करने का सिंटैक्स होता है। ठीक है, अब देखें हमने इस सिंटैक्स के यूज़ करके किस चीज़ को किसके साथ लिंक करना है, इस DTT के सिंटैक्स को हमने इस XML के सिंटैक्स को इस DTT के सिंटैक्स को हमने इस XML के सिंटैक्स के साथ लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए ये ऊपर हमने सिंटैक्स लिखा है ना, इस सिंटैक्स के अंदर आपने क्या करना है, ये तमाम तरह DTT वाला कोड उठाना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसके अंदर आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, बस इतना सा काम था। क्योंकि हम DTT को XML के साथ लिंक करना चाहते हैं ना, इस वजह से लिंक करने वाले सिंटैक्स के अंदर हमने DTT का सिंटैक्स डाला। ठीक है, यहाँ पर भी ये देखें एग्जैक्टली यही एग्जाम्पल लिखी गई है। ठीक है, अब देखें, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे ये आ जाता है कि हम देखें कि इस फाइल को हमने ब्राउज़र में किस तरीके से रन करना है। ठीक है, फाइल पर जाएंगे, सेव एज़ पर क्लिक करेंगे और इस फाइल का हम कोई भी रैंडम नेम लिख कर इसे सेव करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं नाम लिखती हूँ इंटरनल DTT.XML। ठीक है, .xml के नाम एक्सटेंशन के साथ मैं इस इंटरनल DTT वाली फ़ाइल को सेव करने वाली हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमने .xml एक्सटेंशन की यूज़ की है। ठीक है, हमें तो .dtt करनी चाहिए थी, क्योंकि ये DTT का कोड भी इसमें है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम काम कर रहे हैं इंटरनल DTT के साथ। जब कभी भी आप इंटरनल DTT के साथ काम करें, ठीक है, तो सेव करते वक्त उस फाइल को जो एक्सटेंशन यूज़ होगी वो होगी .xml। ठीक है, .dtt किस केस में यूज़ होगी, एक्सटर्नल DTT के साथ। ये इंटरनल DTT है, इस वजह से हम यहाँ पर .xml की एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। इस फाइल को हम डेस्कटॉप लोकेशन पे सेव करेंगे। ओके, ये हमारे पास सेव हो चुकी है। इस कोड को हम अपने पास रखेंगे। ये हमारे पास इंटरनल DTT की फ़ाइल आ चुकी है। अब हम इसे ब्राउज़र में रन करके देखते हैं। देखें, ये हमारे पास यहाँ पर रेंडर होकर आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर हमें DTT का कोड विजिबल नहीं होता, बहरहाल XML का होता है। ये अच्छी तरीके से हमें विजिबल हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा इंटरनल DTT हमारी XML के साथ अच्छी तरीके से लिंक हो चुका है। ठीक है, अब ये देखें, ये कोड था हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर किसी भी किस्म का चेंज करती है तो वो चेंज हमें यहाँ पर भी दिखने को मिलेगा। कैसे दिखने को मिलेगा, फ़र्ज़ करें अब ये रिमाइंडर की स्पेलिंग है ना, ठीक है, इस एंड वाली सारिंग में कट करके, ठीक है, अब जो स्पेलिंग इसके स्मॉल लेटर में थे ना, उन तमाम तर को मैं कैपिटल लेटर्स में करके लिखती हूँ। ठीक है, ठीक है, अब ये रिमाइंडर मैंने कैपिटल लेटर्स में लिख दिया, Ctrl+S प्रेस करके इसे सेव किया और यहाँ ब्राउज़र में आके इसे बस आपको रिफ़्रेश करना है। Ctrl+R प्रेस करेंगे, रिफ़्रेश हो जाएगा। और अब ये देखें, यहाँ पर भी कैपिटल स्पेलिंग थे और यहाँ पर भी स्पेलिंग आपके कैपिटल हो चुके हैं। ठीक है, ये हमारा DTT अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ये हमारी इंटरनल DTT की यहाँ पर एग्जांपल ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आपने बस एक दफ़ा या दो दफ़ा इस एग्जांपल को आपने प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाएगी। आगे नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। अब हमारे पास टॉपिक आ जाता है एक्सटर्नल DTT। ठीक है, इसी एग्जांपल को हम अपने पास प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगी। फिर इसका हम एक न्यू फाइल खोलेंगे। ये न्यू विंडो आ चुकी है। इंटरनल DTT को हम क्लोज़ करेंगे। ठीक है, अब हम इसको नोटपैड पर लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ब्राउज़र को भी क्लोज़ करेंगे। चलें, एक्सटर्नल DTT ये हमारे पास आ गई इसकी एग्जांपल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर XML के कोड को लिखेंगे।
ठीक है। XML का कोड कौन सा वाला हमने लिखना है, ये, ठीक है, ये वाला लिखना है। चलें हम लिखेंगे ये हमारे पास रूट एलिमेंट आ गया। इसके अंदर तमाम तर हम इसके चाइल्ड एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एक XML जो हमें आप बुक में प्रोवाइड थी, ठीक है, वो हमने उठाकर यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब इस XML के अकॉर्डिंग हम इसकी एक्सटर्नल DTD की फ़ाइल को लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये हमारे पास एक्सटर्नल DTD का कोड है। यहाँ से हम जाएंगे एक न्यू विंडो में, ठीक है, ये आ गई हमारी न्यू विंडो। ठीक है, इसको हम यहाँ इसके नीचे रखेंगे। यहाँ पर हम अपना DTD का कोड लिखेंगे। कौन सा कोड लिखेंगे, एक्सटर्नल DTD का कोड लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत सिंटैक्स इंटरनल DTD के साथ इसका मैच करेगा। ठीक है, अब देखें XML में सबसे पहले हमारे पास ये रूट एलिमेंट मौजूद है ना। रूट एलिमेंट के लिए हम एक्सटर्नल DTD की फर्स्ट लाइन कैसे लिखेंगे, एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान एक्सक्लेमेशन मार्क, आगे लिखेंगे हम कैपिटल वर्डिंग में एलिमेंट। ठीक है, आगे XML के रूट एलिमेंट का नाम जो कि है नोट। नोट लिखने के बाद पैरेंथेसिस के अंदर इस नोड के तमाम तर चाइल्ड एलिमेंट्स के नेम लिखेंगे। ठीक है, जो कि है टू कॉमा फ्रॉम कॉमा हेडिंग कॉमा बॉडी। ठीक है, इस रूट एलिमेंट के हमने तमाम तर चाइल्ड एलिमेंट्स के नाम इन पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन कर दिए हैं। अब हम एक एक करके इसके ये रूट एलिमेंट जो है ना हमारे पास अब इसके चाइल्ड एलिमेंट्स को हम एक एक करके DTD के अंदर डिफाइन करेंगे। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क एलिमेंट, और यहाँ पर हमने लिखा टू। वही बात है, अब ये टू कौन सा डेटा कैरी करता है, ये सिर्फ टेक्स्ट ओनली डेटा कैरी करता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ इस टू के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, कोई और चीज़ तो नहीं लिखी हुई ना, सिंपल टेक्स्ट है, ABCD लिखी हुई है। इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसकी टाइप क्या लगाएंगे हैश PC डेटा, और हैश PC डेटा को आपने कैपिटल वर्डिंग में लिखना है। ठीक है, अब ये टू एलिमेंट हमारा डिफाइन हो चुका है। इसी तरह हम इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स को भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, किसके रिमेनिंग एलिमेंट्स को, नोट के रिमेनिंग एलिमेंट्स को, रिमेनिंग चाइल्ड ओनली एलिमेंट्स को। ओके, ओके, अब ये देखिए, इस XML के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एक स्पेसिफिक DTD का सिंटैक्स लिख दिया है जो कि है एक्सटर्नल DTD। ठीक है, अब देखें, अब हमने लिखना है लिंक करने का सिंटैक्स। ये जो एक्सटर्नल DTD है ना, इस एक्सटर्नल फाइल को हमने इस वाली फ़ाइल के साथ लिंक करना है। ठीक है, हमने एक्सटर्नल DTD में क्या किया, XML का सिंटैक्स लिखा, DTD का सिंटैक्स लिखा। बहरहाल हमने मुख्तलिफ बात यहाँ पर क्या देखी कि ये जो XML का सिंटैक्स है ये एक डिफरेंट फाइल में है, ये DTD का सिंटैक्स एक डिफरेंट फाइल में है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों फाइल्स को आपस में लिंक करना है। इन दोनों फाइल्स को आपस में लिंक करने के लिए क्या करेंगे, लिंक करने का सिंटैक्स यूज़ करेंगे, और वो सिंटैक्स हम किस फाइल में यूज़ करेंगे, इस XML फाइल में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। एक्सटर्नल DTD के केस में जब आप DTD और XML के सिंटैक्स लिखकर फ़ारग हो जाए, जब लिंक करने की इनको बारी आए, तो आपने क्या करना है, वो लिंक करने का सिंटैक्स आपने XML फाइल के अंदर लिखना है। ठीक है, अब वो लिंक करने का सिंटैक्स क्या होगा,
स्टार्टिंग में आपने स्पेस एक लाइन आपने एंटर प्रेस करके, ठीक है, तमाम तर कोड को नीचे कर देना है और आपने यहाँ पर फाइल के टॉप पर आ जाना है। यहाँ पर हम कोड लिखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। आगे वर्ड यूज़ होगा हमारा डॉक टाइप। डॉक टाइप यूज़ करने के बाद हम लिखेंगे हमारे XML के रूट एलिमेंट का नेम जो कि है नोट, ठीक है। और यहाँ पर आपकी बुक में एक बात नहीं लिखी हुई, वो आपको मैं बता दूं कि जो एक्सटर्नल DTD है ना, ये फर्दर आगे से 2 टाइप्स का है, ठीक है। प्राइवेट DTD और पब्लिक DTD। बहरहाल जो अभी हमें एग्जांपल यहाँ पर प्रोवाइड की गई है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट DTD की है, तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट DTD देखेंगे, ठीक है। ये हमने लिखा एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप, आगे XML के रूट एलिमेंट का नेम, ठीक है। अब ये जाहिर करने के लिए कि जो DTD हम इस फाइल के साथ लिंक करना चाहते हैं वो एज अ प्राइवेट DTD है, ठीक है। सिर्फ इस बात को जाहिर करने के लिए हम यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करेंगे और वो वर्ड है सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम हमने लगाया, इसका मतलब ये कि इस फाइल के साथ, इस XML फाइल के साथ हम जो DTD लिंक करने वाले हैं, एक्सटर्नल DTD जो लिंक करने वाले हैं वो प्राइवेट DTD है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस DTD फाइल का एड्रेस इस फाइल को हम प्रोवाइड कर देंगे। अब वो एड्रेस हमें कैसे मिलेगा, देखें। ये हमारे पास ये जो DTD की फ़ाइल है ना, सबसे पहले तो हम इसे सेव करेंगे। फाइल, सेव एज़ पर जाएंगे। अब इस फाइल का हम कोई भी रैंडम नेम लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ एक्सटर्नल DTD. अब यहाँ पर हमने फ़ाइल का नेम लिखा है एक्सटर्नल DTD और एक्सटेंशन हमने यूज़ की है .DTD। क्यों? क्योंकि हम एक्सटर्नल DTD के साथ काम कर रहे हैं। अगर यही काम हम इंटरनल DTD के साथ करते तो यहाँ पर हम एक्सटेंशन यूज़ करते .XML। बहरहाल ये एक्सटर्नल DTD है, इस वजह से हम यहाँ पर एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं .DTD। ओके, इसे हम डेस्कटॉप लोकेशन पर जाकर सेव करेंगे। ये फाइल हमारे पास सेव होकर आ चुकी है। ये देखिए सब फॉर्मेट भी अलग सा है, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे इस पर, शो मोर ऑप्शंस, प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ पर जाने के बाद ये लोकेशन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, आपने इसकी लोकेशन को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद XML फाइल के अंदर आना है और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना है, ठीक है। इसे पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर बैकस्लैश लगाकर, ठीक है, डेस्कटॉप के आगे बैकस्लैश लगाकर आपने क्या करना है, ये फ़ाइल नेम कॉपी किया और यहाँ बैकस्लैश के आगे पेस्ट कर दिया, ठीक है। बस ये लिंक करने का सिंटैक्स था। इसका मतलब ये है कि हमारी इस XML फाइल के साथ अब ये DTD की फ़ाइल लिंक हो चुकी है। लिंक तब होगी जब हम इसे सेव करेंगे। बहरहाल सिंटैक्स यही है, ठीक है। अब हम इस फाइल को सेव करेंगे, सेव एज़। कोई भी रैंडम नेम हम इसका लिख लें, जैसे कि एक्सटर्नल DTD.XML। एक्सटेंशन हम यहाँ पर .XML की क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक लिंक करने वाले सिंटैक्स को छोड़कर बाकी सारा सिंटैक्स इस फाइल में XML वाला मौजूद है। इस वजह से हम यहाँ पर एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं .XML, ठीक है। इसे डेस्कटॉप लोकेशन पर हम सेव करेंगे। ये हमने सेव कर दी, ठीक है। इसको ओके करेंगे, ठीक है। अब हम इस फाइल को ब्राउज़र में रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारे पास। एक्सटर्नल DTD वाली फ़ाइल है, ठीक है। ये देखें हमारे पास ये फ़ाइल रेंडर होकर आ चुकी है। इसमें वही बात है एक्सटर्नल DTD वाली कि यहाँ पर हमें DTD का कोड मेंशन्ड नहीं है, बहरहाल XML का कोड मेंशन्ड है। इसका मतलब ये कि हमारी एक्सटर्नल DTD की फ़ाइल XML के साथ अच्छी तरीके से लिंक हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये जो XML की फ़ाइल है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर किसी भी किस्म का चेंज करती हूँ वो चेंज आपको यहाँ पर नज़र आएगा। मैं चेंज आपको क्यों करके दिखा रही हूँ, बस इस बात को जाहिर करने के लिए कि ये दोनों फाइल्स हमारी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। फ़र्ज़ करिए ये नाम है अहमद, इसको मैं काट कर लिख देती हूँ हिना, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने Ctrl+S प्रेस करके सेव किया और यहाँ पर मैंने Ctrl+R प्रेस किया, तो ये देखें अब ये हमारा जो 2 एलिमेंट है इसके स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के दरमियान हिना वर्ड आ चुका है। इसका मतलब ये कि हमारी ये दोनों फाइल्स एक दूसरे से बिल्कुल करेक्ट वे में कनेक्ट है, ठीक है। चलें, ये हमारी होगी एक्सटर्नल DTD की एग्जाम्पल। इन फाइल्स को हम बंद करेंगे, ब्राउज़र को भी बंद करेंगे, ठीक है।
ये आपका प्रैक्टिकल हो चुका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, ठीक है। वाई यूज़ अ डीटीडी, आपने डीटीडी को क्यों यूज़ करना है, ठीक है, क्या ज़रूरत आपको पड़ सकती है। एक्सएमएल प्रोवाइड्स एन एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट वे ऑफ शेयरिंग डेटा। एक्सएमएल एक एप्लीकेशन को इंडिपेंडेंट वे प्रोवाइड कर देती है डेटा को शेयर करने के लिए, ठीक है। विद द डीटीडी इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ पीपल कैन एग्री टू यूज़ अ कॉमन डीटीडी। डीटीडी के साथ जो इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है, वो एग्री कर सकते हैं कि हम एक कॉमन डीटीडी को यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ डेटा को इंटरचेंज करने के पर्पज़ के लिए, ठीक है। योर एप्लीकेशन कैन यूज़ अ स्टैंडर्ड डीटीडी, आपकी एप्लीकेशन अगर आप चाहें तो स्टैंडर्ड डीटीडी भी यूज़ कर सकती है टू वेरीफाई दैट द डेटा यू रिसीव फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड इज़ वैलिड और नॉट। सिर्फ और सिर्फ इस बात को वेरीफाई करने के लिए जो डेटा आपको आउटसाइड वर्ल्ड से मिला है क्या वो वैलिड है या इनवैलिड है। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ डीटीडी टू वेरीफाई योर ओन डेटा, आप डीटीडी को अपने खुद के डेटा को भी वेरीफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि अभी हम एग्जांपल में देखकर आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ से आपने बस इतना सा कर लेना है, ठीक है। हो सकता है आपको पेपर में पूछ ही लें, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। XML नेम स्पेसेस। XML नेम स्पेसेस क्या होता है। XML नेम स्पेसेस प्रोवाइड्स अ मेथड टू अवॉइड एलिमेंट नेम कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। एलिमेंट के नेम्स में जो कॉन्फ्लिक्शन आती है, ठीक है, उन कॉन्फ्लिक्शन को दूर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं XML में, XML के नेम स्पेसेस। ये यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है। इन XML एलिमेंट्स नेम्स आर डिफाइंड बाय द डेवलपर। XML में आपको पता है कोई भी टैग XML का प्री डिफाइंड नहीं है, सारे के सारे टैग्स यूज़र डिफाइंड या डेवलपर डिफाइंड होते हैं। यूज़र खुद से XML के टैग्स के नाम रखता है, ठीक है। This often results in a conflict when trying to make XML documents from different XML applications, ठीक है। ये बात मैं आपको एक मिसाल के दे के समझाती हूँ। फ़र्ज़ करें एक ये हमारे पास एक एप्लीकेशन है, ये हमारे पास एक और एप्लीकेशन है, ठीक है। इस एप्लीकेशन का नाम हम लिखते हैं, ये हमारे पास एप्लीकेशन 1, ये एप्लीकेशन 1 हो गई, ठीक है। और इसी तरह ये हमारे पास मौजूद है एप्लीकेशन 2, ठीक है। हमारे पास दो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2। इस एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, एक XML डॉक्यूमेंट मौजूद है, ठीक है। और ये जो एप्लीकेशन 2 है इसके अंदर भी हमारे पास एक XML डॉक्यूमेंट मौजूद है, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास दो एप्लीकेशन है, एक का नाम है एप्लीकेशन 1, दूसरी का नाम है एप्लीकेशन 2। इस एप्लीकेशन 1 के अंदर ये XML का डॉक्यूमेंट मौजूद है और इस एप्लीकेशन 2 के अंदर भी एक XML का डॉक्यूमेंट मौजूद है, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि एप्लीकेशन 1 में से भी XML के डॉक्यूमेंट को फेच करें, एप्लीकेशन 2 में से भी XML के डॉक्यूमेंट को फेच करें। और फेच करने के बाद हमने एक यहाँ पर एक तीसरा फॉर्मेट बनाया हुआ है जिसका फ़र्ज़ करें हम नाम रख देते हैं एप्लीकेशन 3, ठीक है। और इस एप्लीकेशन 3 में हम क्या करना चाहते हैं, ये एप्लीकेशन 1 वाले भी XML डॉक्यूमेंट को स्टोर करना चाहते हैं और एप्लीकेशन 2 वाले XML डॉक्यूमेंट को भी हम एप्लीकेशन 3 में रखना चाहते हैं। अब फ़र्ज़ करें ये जो एप्लीकेशन 1 वाला XML डॉक्यूमेंट था इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड थी और उस इन्फॉर्मेशन के अंदर एक टेबल नाम का रूट एलिमेंट डिफाइंड था और उस रूट एलिमेंट के अंदर फर्दर उसके चार्ट एलिमेंट्स डिफाइंड थे, ठीक है। वो क्या हुआ, जैसे ही हमने उस एप्लीकेशन 1 वाले XML डॉक्यूमेंट को यहाँ एप्लीकेशन 3 में डाला तो ये पूरे का पूरा हमारे पास रूट एलिमेंट भी उठ के एप्लीकेशन 3 में आ गया, ठीक है। इसी तरह जो एप्लीकेशन 2 था इसके XML डॉक्यूमेंट में भी आप फ़र्ज़ करें एक सेम टेबल नामी टैग एलिमेंट मौजूद था और उस टेबल नामी एलिमेंट के अंदर फर्दर उसके चाइल्ड एलिमेंट्स डिफाइंड थे। जैसे ही हमने एप्लीकेशन 2 वाले XML डॉक्यूमेंट को एप्लीकेशन 3 में डाला तो एप्लीकेशन 2 के XML डॉक्यूमेंट का ये पूरे का पूरा टेबल रूट एलिमेंट उठ के हमारे पास एप्लीकेशन 3 में आ गया, ठीक है। अब हमारे पास एप्लीकेशन 3 में क्या आ गया, ठीक है, एप्लीकेशन 1 वाला XML डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन 2 वाला XML डॉक्यूमेंट, ठीक है। फ़र्ज़ करें एक मिनट, XML डॉक्यूमेंट 1, ठीक है। XML डॉक्यूमेंट 1 का क्या हमारे पास आया, ठीक है, इसका हमारे पास आ गया टेबल नाम का, जो इसके अंदर रूट एलिमेंट मौजूद था वो हमारे पास एप्लीकेशन 3 में आ गया। इसी तरह हमारे पास एप्लीकेशन 2 से हमने जो XML डॉक्यूमेंट उठाया था उसके अंदर जो टेबल नाम का रूट एलिमेंट था वो भी हमारे पास उठ के एप्लीकेशन 3 में आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, जैसे ही हमने इस फाइल को रेंडर किया, ठीक है, फ़र्ज़ करें अब कोड हमारे पास ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। अब इस फाइल को हमने ब्राउज़र में जब रेंडर करने की कोशिश की तो क्या हुआ, हमारे पास
दोनों कोड्स उठकर आ गए, दोनों कोड्स उठकर आ गए। इसका इस लाइन से ये मुराद है कि एप्लीकेशन 1 के अंदर जो एक्सएमएल डॉक्यूमेंट था उसका भी ये टेबल एलिमेंट प्रिंट हो गया, और एप्लीकेशन 2 के अंदर ये जो एक्सएमएल डॉक्यूमेंट था जिसे हमने एप्लीकेशन 3 में निकाला था, इंक्लूड किया था, ठीक है, उसका भी ये टेबल एलिमेंट उठकर हमारे पास आ गया। रेंडरिंग के वक्त दोनों टेबल्स हमारे पास प्रिंट हो गए। अगर हम ये चाहते हैं कि इन दोनों टेबल्स के दरमियान कम से कम हमें कोई डिफरेंस तो नज़र आए कि ये टेबल अलग टेबल है और दूसरे वाला टेबल अलग टेबल है, तो वो डिफरेंस हम कैसे इसमें लाएंगे? वो डिफरेंस हम इस तरीके से लाएंगे, प्रीफिक्सेस को यूज़ करके, ठीक है। नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, इसके अंदर प्रीफिक्सेस को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसका ये यहाँ पर हमारे पास प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल को आप देखेंगे तो ये एग्जाम्पल आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। जाते हैं नोटपैड पर, इसके प्रैक्टिकल को करके देखते हैं। 2 फाइल्स यहाँ पे लिखते हैं, बल्कि नहीं, एक ही ठीक है। यहाँ पर फ़र्ज़ करें हमने एक एप्लीकेशन 3 थी ना, बल्कि पहले हम एप्लीकेशन 1 वाले टेबल टैग को लिखते हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन 1 के टेबल एलिमेंट को लिखते हैं, सॉरी। अब यहाँ पर हम लिखते हैं टेबल, ये वही स्टार्टिंग और एंडिंग टैग्स लगे हुए हैं रूट एलिमेंट के, ठीक है। आगे इसके अंदर हम कोई भी रैंडम इंफॉर्मेशन हम दे देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर देती हूँ कलर, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। कलर लिखते हैं इसका ब्राउन, ठीक है। और एक टेबल की टाइप यहाँ पे दे देते हैं कि किस टाइप का टेबल है। फ़र्ज़ करिए ये इसकी टाइप है वुड, ठीक है, लकड़ी का टेबल है। ये एप्लीकेशन 1 वाला टेबल है, ठीक है। अब हम एप्लीकेशन 2 वाला टेबल लिखेंगे, ठीक है। ये टेबल किस टाइप का है? पहले हम इसके टाइप वाला एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे। फ़र्ज़ करें अगर ऊपर वाला टेबल हमारा लकड़ी का टेबल है तो नीचे वाला टेबल हमारे पास लोहे का टेबल है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे स्टील, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल है, ठीक है, सीरियसली मत लीजिएगा। और कलर हम इसका लिख देते हैं ग्रे, ओके, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये एप्लीकेशन 1 वाला टेबल था, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये एप्लीकेशन 2 वाला टेबल था, ठीक है। ये जो उसके एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में मौजूद था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। हमने ये बात की थी इन दोनों टेबल्स को कंबाइन करके हम एक तीसरी एप्लीकेशन में डालेंगे जिसका नाम होगा एप्लीकेशन 3, ठीक है। उसमें डालने के लिए हम क्या करेंगे? ऐसे ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये हमारी सपोज की भी एग्जाम्पल है, बुक में नहीं है ये, ठीक है। फ़र्ज़ करें हमने एप्लीकेशन 3 में एक बड़ा रूट एलिमेंट बनाया जिसका नाम हमने रख दिया टेबल लिस्ट, ठीक है। और इस टेबल लिस्ट को हमने क्लोज किया, ठीक है। इस एप्लीकेशन 3 के अंदर हमने एक ही बड़ा रूट एलिमेंट बनाया, ठीक है, जिसका हमने नाम लिखा टेबल लिस्ट, और इस टेबल लिस्ट के अंदर हमने एप्लीकेशन 1 से फेच किया हुआ भी टेबल डाल दिया, ठीक है। और इसी टेबल लिस्ट के अंदर हमने एप्लीकेशन 2 से जो फेच किया था ना डेटा, उसका भी हमने यहाँ पर टेबल डाल दिया, ठीक है। थोड़ी सी स्पेस दूंगी ताकि आपको समझ आए। ये हमारे पास सिंटैक्स आया सामने, ठीक है। इसको कट करेंगे। ये एप्लीकेशन 3 थी जिसके अंदर XML 1 का फेच किया हुआ डॉक्यूमेंट का डेटा भी मौजूद है, और ये एप्लीकेशन 2 के XML डॉक्यूमेंट का फेच किया हुआ डेटा भी यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अगर हम इसे सेव करके ब्राउज़र में रन करें तो क्या होगा, ठीक है, देखते हैं। सेव एज़, कोई भी हम इस फाइल का नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिखती हूँ टेबल लिस्ट डॉट XML, ठीक है, क्योंकि XML स्पेसिफिक कोड इसमें मौजूद है, इस वजह से एक्सटेंशन यूज़ की है .xml। डेस्कटॉप में गए, सेव किया, ठीक है। ये देखें ये फाइल आई हमारे पास। रेंडरिंग के बाद क्या हुआ, हमारे पास दोनों टेबल्स का डेटा आ गया, ठीक है। अब देखें अगर कोई आउटसाइड पर्सन आए और ये देखे, उसको नहीं समझ आएगी कि ये अलग टेबल है, ये अलग टेबल है, ये टेबल हमने एक और ये किसी और एप्लीकेशन से फेच किया हुआ टेबल है, और ये टेबल किसी और एप्लीकेशन से फेच किया हुआ टेबल है। ये दोनों के दरमियान
मेनली कोई डिफरेंस हमें भी देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। वो डिफरेंस किस तरीके से पैदा होगा, नेम स्पेसिस को यूज़ करके, और नेम स्पेसिस के अंदर कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है, प्रीफिक्सेस का, ठीक है। ये कोड आ गया हमारा, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें ये एप्लीकेशन 1 से फैच किया हुआ डेटा था ना, तो इस वजह से मैं इस टेबल को फ़र्ज़ करें मैं नाम देना चाहती हूँ टेबल ए। टेबल ए देने के लिए कैसे इसे हम प्रीफिक्स हम इसे कैसे असाइन करेंगे, ए कॉलन, ठीक है। यहाँ पर ये जो ए है ना, ये हमारे पास प्रीफिक्स है, ठीक है। प्रीफिक्स क्यों, क्योंकि ये देखें, ये जो हमारे पास रूट, ये जो हमारे पास एक बड़ा रूट एलिमेंट है, ये आगे से इसका ये जो चाइल्ड एलिमेंट है ना, ठीक है, ये इसके स्टार्ट में लगा हुआ है ना ये नाम ए, ठीक है। इस वजह से ये प्रीफिक्स है, एंड में होता पोस्ट फिक्स होता, ठीक है। बहरहाल ये स्टार्टिंग में है, प्रीफिक्स है, ठीक है। इसी तरह हम टेबल ए के जितने भी इसके आगे फर्दर इसके चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनको भी ये बात जाहिर करने के लिए कि ये तमाम तरह एलिमेंट्स हैं टेबल ए से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो इनके स्टार्ट में भी हम यही प्रीफिक्स लगाएंगे और एंडिंग टैग में भी इनके यही प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। सब जगह हम लिखेंगे ए कॉलन, ए कॉलन, ए कॉलन, एंडिंग टैग में भी ए कॉलन, ठीक है। अब ये पता चल रहा है कि ये एप्लीकेशन 1 से फैच किया हुआ टेबल है। इसी तरह हम एप्लीकेशन 2 वाले टेबल में भी थोड़ा सा डिफरेंस पैदा करने के लिए कि यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी कॉलन, ठीक है, क्योंकि मैं इस टेबल को नाम देना चाहती हूँ कि ये टेबल ये है तो ये टेबल भी है, ठीक है। इसी तरह अब हम बाकी एलिमेंट्स के साथ भी करेंगे बी कॉलन, ठीक है। एंडिंग टैग्स में भी हम लगाएंगे बी कॉलन। अब ये कलर का स्टार्टिंग टैग है, यहाँ पर हमने लिखा बी कॉलन क्योंकि ये बी वाले टेबल का कलर है, ठीक है, बी कॉलन। और यहाँ पर हमारा बी वाला टेबल एंड हो रहा है, तो इस वजह से इसका मतलब है बी कॉलन, बी कॉलन यहाँ पर लगेगा, ठीक है। अब हमें थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अगर अब हम इस फाइल को सेव करें और यहाँ पर हम इसे कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे पास एक बड़ा सा एरर आ गया है। ये एरर हमें क्या कह रहा है, नेम स्पेस प्रीफिक्स ए ऑन टेबल इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। नेम स्पेस प्रीफिक्स ए की टेबल ए में डिफाइंड नहीं है, ठीक है। कह रहे हैं नेम स्पेस डिफाइंड नहीं है। अब नेम स्पेस को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, अब देखें, आपने इसके जहाँ पर आपका टेबल फर्स्ट टेबल शुरू हो रहा है, जहाँ से आपका प्रीफिक्स शुरू हो रहा है, उसी रूट एलिमेंट के आपने स्टार्टिंग टैग में जाना है, थोड़ा सा स्पेस देना है, ठीक है। यहाँ पर आपने नेम स्पेस का सिंटैक्स लिखना है और वो सिंटैक्स क्या है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सा है, ठीक है। देखेंगे हम यहाँ पर XML, ठीक है, NS, XML NS से मुराद XML नेम स्पेस, ठीक है। उसके बाद हम अब कॉलन लगाकर अपने प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे जो कि है ए, और इसके आगे हम इक्वल लगाकर, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर कोई भी रैंडम हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ https://www.example.com, ठीक है। अब आपको पता है ऐसा कोई लिंक नहीं होता, बहरहाल हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसी तरह हम जो जहाँ पर हम प्रीफिक्स बी, जहाँ से हमारा शुरू हो रहा है जिस रूट एलिमेंट के स्टार्ट टैग से, ठीक है, उसी टैग के अंदर हम थोड़ी सी स्पेस देंगे। इसी तरह का सिंटैक्स हम दोबारा लिखेंगे जैसे हमने ऊपर लिखा, XML नेम स्पेस, ठीक है, XML नेम स्पेस कॉलन हमारे प्रीफिक्स का नाम, ठीक है। प्रीफिक्स का नाम देने के बाद इक्वल का साइन लगा के डबल कोटेशन मार्क्स, इसके अंदर हमने वही बात है, फिर दोबारा से कोई रैंडम लिंक दे देना है, https://www.example.com, ठीक है। अब ये यहाँ पर हमने नेम स्पेस का सिंटैक्स डिफ़ाइन कर दिया है। कहाँ पर हमने डिफ़ाइन किया है, ये बात आपने याद रखनी है, जहाँ से जिस रूट एलिमेंट के स्टार्टिंग टैग में आपका सबसे पहले प्रीफिक्स यूज़ हुआ है ना, उस टैग के अंदर, ठीक है, उस स्टार्टिंग टैग के अंदर आपने ये नेम स्पेस का सिंटैक्स लिख देना है, ठीक है। अब हम इस फाइल को कंट्रोल S प्रेस करके सेव करेंगे, ठीक है। ये देखें नेम चेंज हुआ है, ठीक है, हो गया, सेव हो गया। अब यहाँ पर हम आएंगे ब्राउज़र में, कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो ये देखें ये फ़ाइल हमारे पास रेंडर होकर आ चुकी है। कोड को सामने रखेंगे अपने, ठीक है। ये देखें टेबल लिस्ट एप्लीकेशन 3 वाला, ठीक है, जो कि ये, एक मिनट रुक जाए, चले, ये टेबल लिस्ट हमारे पास एप्लीकेशन 3 वाला मौजूद है, ठीक है। जो ये उस एग्जांपल का टेबल लिस्ट है जो उस एग्जांपल हमने खुद से फ़र्ज़ की थी, ठीक है। बुक में ऐसी एग्जांपल कोई मेंशन नहीं है, ये हमने खुद से सपोज की थी, ठीक है। उसके अंदर हमने एप्लीकेशन 1 के अंदर
का जो XML डॉक्यूमेंट था उसके अंदर से जो हमने डेटा फैच किया था उसका ये टेबल एलिमेंट मौजूद है। इसी तरह जो एप्लीकेशन 2 के अंदर XML डॉक्यूमेंट मौजूद था, ठीक है, उसके अंदर जो टेबल एलिमेंट मौजूद था ये वो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमें मेन डिफरेंस भी देखने को मिल रहा है, पता चल रहा है कि ये टेबल ए है, ये टेबल बी है, टेबल ए टेबल बी से डिफरेंट है, टेबल बी डिफरेंट है टेबल ए से, ठीक है। ये तरीका होता है नेम स्पेसेस को डिफाइन करने का। ये मेथड आपकी बुक में प्रोवाइड नहीं है कि इस कोड को आपने ब्राउज़र में कैसे रन करना है। इस लेक्चर का आपको ये फ़ायदा हो चुका है कि आपने नेम स्पेसेस को ब्राउज़र में रन करना सीख लिया है, ठीक है। अब हम अपने हैंडआउट्स पर आएंगे। यहाँ से हाँ, मैं आपको बता दूँ कि आपने जो याद करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप एक दफ़ा प्रैक्टिकल कीजिएगा, ठीक है। अब देखें ये टेबल 1 था, ठीक है, ये टेबल 2 था, ठीक है। अब इन दोनों टेबल्स को कंबाइन करने के वक्त, ठीक है, इन्होंने स्टार्टिंग में इनके प्रीफिक्सेस यूज़ किए थे। जैसे टेबल 1 के स्टार्ट में इन्होंने लिखा H कॉलन H कॉलन H कॉलन H कॉलन H कॉलन H कॉलन, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग्स दोनों में, ठीक है। और ये टेबल बी था, ठीक है, और इसके स्टार्टिंग में इन्होंने खुद से एक प्रीफिक्स लगाया है F कॉलन F कॉलन F कॉलन F कॉलन F कॉलन, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग्स दोनों में। बहरहाल देखें इन्होंने किसी भी थर्ड कोई भी थर्ड फाइल यूज़ करके, ठीक है, इन्होंने आपको इन दोनों को रन करना नहीं यहाँ पर बताया हुआ, ठीक है। बहरहाल हमने अपने लेक्चर में देख लिया है, ठीक है। तो ये आपने एग्जाम्पल एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ठीक है। और ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर नेम कॉन्फ्लिक्ट्स इन XML कैन ईजी बी अवॉइडेड यूजिंग अ नेम प्रीफिक्स, जो कि आप प्रैक्टिकल में देख चुके हैं, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आप करिएगा, ठीक है। बस नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है XML यूजेज के। XML का यूजेज क्या है, यहाँ पर तो बहुत लेंथी लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बजाय आप सिंपली ये समझ लें कि XML कैन बी यूज़ फॉर द डेटा एक्सचेंज। XML को डेटा एक्सचेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड द कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशंस के दरमियान कम्युनिकेशंस को पैदा करने के लिए, ठीक है। ये डेफिनेशन मैं आपके लिए यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ क्योंकि ये वाली बहुत लेंथी है, ठीक है। आई होप कि ये आपको विजिबल होगी, ठीक है। ये हमारे पास XML यूजेज की डेफिनेशन आ गई है, ठीक है। XML कैन बी यूज फॉर द डेटा एक्सचेंज। XML को डेटा एक्सचेंज के लिए यूज़ किया जाता है, एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द टू एप्लीकेशंस, और दो एप्लीकेशंस के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ पढ़ने से बेहतर है कि ये वाली बस एप्लीकेशन का वो ये डेफिनेशन कर ली जाए, ठीक है। यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह ताला अब हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।